हेलो टू एवरीवन। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, ये मैंने अपने कॉलेज के जूनियर्स की हेल्प के लिए बनाई थी। और मैंने अभी रिसेंटली ज्योग्राफी में एमए कंप्लीट किया है। तो मैं ये जो कुछ भी बताऊंगा वो मैं अपने नोट्स के बेसिस पे बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे। और आई होप कि अभी जैसी कोविड की जैसी कंडीशन है और पता नहीं कब कॉलेज खुलेंगे या पढ़ाई आगे कैसी होगी मुझे नहीं पता। सो ये कहीं ना कहीं ये जितने भी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगी। तो बस एक छोटी सी कोशिश है अपने जूनियर्स के साथ उन सभी के लिए एक छोटी सी हेल्प करने की, जिससे उनको पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो बिना किसी देरी के आज हम ज्योग्राफी का एक बेसिक लेवल, यानी कि सिर्फ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इसके टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको ऐसे ही अपने पॉइंट्स के हिसाब से क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, भूगोल का अर्थ क्या है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसका बेसिक अर्थ क्या होता है, तो आपने बुक में ये पढ़ा होगा। और ये जो पॉइंट है ये ट्वेल्थ क्लास के लेवल का है। तो अगर आपके पास ट्वेल्थ की बुक होगी तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास स्कूल की बुक हो, जिससे कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं भूगोल की, तो ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और ये प्रारंभिक अवस्था में अगर हम देखें, जब ये अपने प्रारंभिक चरण में था तो ये नक्षत्र शास्त्र का ही एक भाग हुआ करता था। अब अगर हम भूगोल की शब्दावली की बात करें तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं भू और गोल। अब यहाँ पे अगर हम भूगोल को इंग्लिश में, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करता है। तो सीधी सी बात है कि अगर इसमें सर रटने जैसा कुछ भी नहीं है, आप इसे बस समझते चलिएगा कि भूगोल से तात्पर्य क्या है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली पूछा जाता है। तो एकदम कोशिश करिएगा कि आप जितना उसको कम से कम लिख सकें, बजाय इसके आप 10 पेज भरने के सिर्फ इतने में ही कोशिश करिएगा कि इसे सम अप कर सकें, ठीक है। तो अगर आप देखो, अतः सामान्य शब्दों में देखा जाए तो जो विषय पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वो भूगोल कहलाता है, ठीक। और यह दो यूनानी शब्दों, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था, जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। अब अगर बात करें, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में भूगोल के बारे में या कुछ भी मतलब क्वेश्चन या आंसर लिखेंगे, तो जब भी आप, चाहे वो 5 नंबर के क्वेश्चन हो या 2 नंबर के क्वेश्चन हो, अगर 2 नंबर में ये पूछेगा तो सिंपली पूछेगा कि भूगोल का अर्थ क्या है या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। बट अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो ये ऐसा हो सकता है कि भूगोल का अर्थ क्या है, उसका विषय क्षेत्र, प्रकृति या परिभाषा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ना इसे आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे भी इसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले 2 या 3 लाइनों में भूगोल का अर्थ समझा दीजिएगा, उसके बाद आइएगा परिभाषा में, ठीक है। अब परिभाषाएं बहुत सारी आपको मिल जाएंगी बुक में, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से पिक कर लीजिएगा। मुझे जो 2-3 परिभाषाएं जो मैंने अपने स्कूल टाइम से याद करी थी, तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो अगर आप हार्टसोन के हिसाब से देखें तो इन्होंने क्या कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर, ठीक है, जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्षणों को वर्णन व व्याख्या के लिए खोजते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भूगोल क्या है, जो पृथ्वी को मानव का स्थान मानता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विभिन्नताएं हैं उसकी व्याख्या करता है। ये किसका कथन है, हार्टसोन का। दूसरा अगर हम बात करें, कार्ल रिटर, ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो इन्होंने क्या कहा, भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षण, घटनाएं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र मानते हुए अध्ययन किया जाता है। और एक और परिभाषा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों, राजनीतिक खंडों, जलवायु और जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या किया कि जो भूगोल के बहुत सारे पॉइंट है, धरातल, आकार, भौतिक आकृतियाँ, उन सबकी विस्तृत रूप से व्याख्या करता है। ये परिभाषा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो आप कम से कम 2 परिभाषाएं अच्छे से याद रखिएगा और उन्हें कोशिश करिएगा कि आप एज इट इज़ जैसा कि बुक में है उसे लिख सकें, ना कि अपने मन से, ठीक है। इसके बाद अगर आप अगले पॉइंट में आते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोगों का नंबर भी कटता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि विषय क्षेत्र में उनको लिखना क्या है। तो विषय क्षेत्र मतलब ये होता है
कि जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट हो, वह कौन सा एरिया कवर करता है। जैसा कि अब वो सब्जेक्ट क्षेत्र माने एरिया, तो वो किस एरिया से रिलेटेड है। तो अगर आप भूगोल की बात करें तो मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अगर आप पढ़े होंगे। पहला होता है फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, और दूसरा इसका पार्ट है वो है ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल। अब अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल आप जानते ही हैं कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण से संबंधित, और मानव भूगोल में क्या होता है, जो मानवीय क्रियाकलाप यानी कि उसमें भी भौतिक जो क्रियाकलापों का जो अध्ययन होगा वो तो होगा ही, पर उसमें क्या होता है कि उसके साथ ही साथ उसमें क्या होता है, उसके साथ ही साथ मानव भूगोल में उस मानव को केंद्र माना जाता है। मानव को केंद्र मानते हुए सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अधिवास, कृषि, जनसंख्या इत्यादि। तो मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव को सेंटर में रखेंगे और पर्यावरणीय क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, जबकि भौतिक भूगोल में पर्यावरणीय क्रियाकलापों को मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। अब ये तो हो गए जो 2 मेजर पार्ट है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, लेकिन इसकी बहुत सारी शाखाएँ भी हैं। तो अगर आप शाखाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में आप जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, अगर आप एमए करते हैं ज्योग्राफी में तो ये फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान हो गया। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो ये क्या होती है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। वैसे ही मानव भूगोल में अगर आप जाएंगे तो आपको एमए ज्योग्राफी में अधिवास भूगोल पढ़ने को मिलेगा, जनसंख्या भूगोल पढ़ने को मिलेगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल जिसे कि आप सोशल ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ एमए फोर्थ सेम में एक नया सब्जेक्ट इस बार ऐड कर दिया गया, चिकित्सा भूगोल यानी कि मेडिकल ज्योग्राफी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये शाखाएं हैं, ठीक है। तो अगर आप एमए करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने में मिलेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अगर बात करें एक और सबसे ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो यहाँ पे मैंने इसका डिटेल ज़्यादा नहीं लिखा है, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूँ। और आप इसे मैं यही कहूँगा कि आप इसे याद मत करिएगा, क्योंकि ना ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं भूगोल और हिस्ट्री का क्या रिलेशन होना चाहिए, तो अगर आप जानेंगे कि इतिहास क्या है, मानव सभ्यता अगर आप उठा के देखेंगे, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो अगर आप बात करें मानव सभ्यता की तो वो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक क्रिया से प्रभावित थी। चाहे वो आदि मानव का जीवन ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे प्रकृति से प्रभावित था। धीरे धीरे उन्होंने चक्कों का निर्माण किया, खेती शुरू करी, फिर अधिवास में बसने लगे। तो कहीं ना कहीं भूगोल उस समय भी था, बट वो वास्तविक स्वरूप में वर्तमान में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका संबंध आपस में रहा ही है। तो भूगोल एवं हिस्ट्री का संबंध आप ऐसे बता सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, भूगोल और अर्थशास्त्र है ना, तो भूगोल और अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, उपभोग, उत्पादन, वितरण। और भूगोल में इसको हम कैसे भूगोल में हम कैसे लागू करेंगे, कर इनका संबंध बताया जाए तो भूगोल क्या होगा, भूगोल में जैसे हम फसलों का उत्पादन, उनका उपभोग, वितरण के लिए यातायात की सुविधा किस प्रकार की है, वहाँ का मार्ग कैसा होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भूगोल और इकोनॉमिक्स में भी प्रत्यक्ष संबंध होता है। भूगोल और भूविज्ञान, तो भूविज्ञान अगर आप बात करें तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि भूविज्ञान में भू धरातल और वो जो भूकंपी तरंगे और धरातल से रिलेटेड जितने भी तरीके हैं उनको विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, और वही सारी चीज़ें भूगोल में पढ़ी जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भूविज्ञान कहीं ना कहीं एक इसका पार्ट ही हो गया। समाजशास्त्र और भूगोल की बात करें तो समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, मानव, आचार व्यवहार, संगठन, समुदाय, ठीक है। और भूगोल इसके कैसे रिलेट होगा, तो भूगोल में जब हम पढ़ते हैं अधिवास, तो अधिवास में क्या होता है, जनसंख्या का समूह, मतलब किस तरीके के अधिवास की व्यवस्था है, कहाँ पे सघन बस्ती है, कहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं सघन बस्ती होगी तो वहाँ पे एक अलग ही सांस्कृतिक परिवेश क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें समाजशास्त्र से रिलेटेड होंगी कि कैसे वहाँ पे सघन बस्ती है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भूगोल और समाजशास्त्र को आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर भूगोल एवं गणित की बात करें तो आप देखेंगे कि हम जितने भी गणनाएँ करते हैं, चाहे वो जनगणना संबंधी हो गया, कृषि उपज हो गया, या जो भी डेटा होता है वो गणितीय रूप में ही होता है। और अगर आप देखेंगे तो भूगोल में जितने भी ये संक्रियाएं होती है वो सारी गणितीय माध्यम से ही होती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का भी आपस में संबंध है। भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान, तो चूंकि वनस्पति किससे प्रभावित होती है, वनस्पति प्रभावित होती है जलवायु से, ताप से, और ये सभी किसके पार्ट है, भूगोल के। तो इस तरीके से भूगोल और आप वनस्पति विज्ञान को भी रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें भूगोल और जंतु विज्ञान की,
तो इसमें भी वही चीज़ें आएंगी कि प्रकृति में किस तरीके से जंतु रहते हैं। जंतु विज्ञान का मुख्य विषय क्या है, मतलब कि वो जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो जंतु के परिदृश्य के हिसाब से जंतु को सेंटर पॉइंट रखते हुए रखेंगे ना। लेकिन भूगोल में क्या होता है, भूगोल में पर्यावरण और जंतु के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम पारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप भूगोल और जंतु विज्ञान को भी समझ सकते हैं। भूगोल और राजनीति शास्त्र, अगर हम राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से राजनीतिक नियम होते हैं, राज्यों का जो विभाजन होता है, जो भी उनकी जो सीमाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से भी निर्धारित होती हैं। कहीं पर ये नदियाँ निर्धारित कर रही होती हैं, कहीं पर ये राजनीतिक तरीकों से निर्धारित किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य की राजनीति में या उनके प्रशासनिक व्यवस्था में भौगोलिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो सैन्य दृष्टि से कहें या अन्य राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, अगर हम बात करें भूगोल और ऋतु विज्ञान की, तो भूगोल और ऋतु विज्ञान, जैसे कि आप देख सकते हैं ऋतु विज्ञान में क्या होता है, ऋतु विज्ञान में यानी कि मौसम का अध्ययन किया जाता है, और भूगोल में जलवायु को अध्ययन किया जाता है मुख्य रूप से। और जब मौसम क्या है, जलवायु का एक छोटा पार्ट। तो इस तरीके से भूगोल और ऋतु विज्ञान को भी आप एक साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट है, आप इसे सिर्फ समझ के पढ़ेंगे ना पॉइंट टू पॉइंट, तो आप आसानी से कि 2-2, 3-3 लाइन आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक विशेष बात याद रखिएगा, मुझे ये शुरू में मेंशन करना था बट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा कि जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले, और इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था ज्योग्राफी का, और इसके बाद हम बारी बारी से, मैं कोशिश करूँगा कि भौतिक भूगोल के बारी बारी एक एक पार्ट पे एक एक वीडियो बनाऊँ, सेपरेट वीडियो बनाऊँ, आराम से समझाऊँ, जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। और साथ ही साथ अभी एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, मेडिकल जियोग्राफी। जब ये लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया हुआ है मास्टर्स जियोग्राफी में, तब ये सब्जेक्ट आया फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में। तो काफ़ी परेशानी हुई थी मुझे, लेकिन मैंने बहुत सारे इसके पॉइंट्स बनाए हुए थे, तो मैं वो सभी आपसे शेयर करूँगा। तो आई होप कि आपको मदद मिलेगी। तो बस लास्ट में बस यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, फिर मिलेंगे।